दोस्तों मैं दविंदर सिंह चार्टर्ड अकाउंटेंट सिंप्लीफाइंग जीएसटी दैट हैज बीन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल व्हाइल एक्सप्लेनिंग वेरियस केस लॉस नोटिफिकेशन सर्कुलर्स जीएसटी प्रोविजंस एटसेट्रा। दोस्तों आज हम इकट्ठा हुए हैं इंस्ट्रक्शन नंबर 2/2022-23 को डिस्कस करने के लिए, जो कि बोर्ड के द्वारा जारी की गई है अपने अफसरों के लिए 17 अगस्त 2022 को। और ये इंस्ट्रक्शन संबंधित है अरेस्ट प्रोविजंस को लेकर, जो कि ऑफेंसेस हैं अरेस्ट और बेल से संबंधित प्रोविजंस को लेकर, जो ऐसे ऑफेंसेस से संबंधित है जो कि सीजीएसटी एक्ट से पर्टेन करते हैं। उससे रिलेटेड गाइडलाइन जारी की गई है बोर्ड के द्वारा वाया इंस्ट्रक्शन नंबर 2/2022-23 डेटेड 17 अगस्त 2022। दोस्तों लास्ट ईयर एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी सिद्धार्थ वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, और ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई थी 16 अगस्त 2021 को। क्रिमिनल अपील नंबर था 838 ऑफ 2021। केस लॉ का नाम जैसा कि मैंने पहले बताया सिद्धार्थ वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात को ऑब्जर्व किया था कि पर्सनल लिबर्टी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफी बड़ा महत्व दिया गया है। यदि हम अपने संविधान के आर्टिकल 21 को देखें, अनुच्छेद 21 को देखें, तो ये कहा गया है कि किसी की भी पर्सनल लिबर्टी को नहीं छीना जाएगा अनलेस अथॉराइज्ड बाय लॉ, अनलेस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ के अलावा किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी को नहीं छीना जाएगा। ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है जो हमें संविधान देता है अपने आर्टिकल 21 या अनुच्छेद 21 के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत खूबसूरत एक बात को ऑब्जर्व किया अपने उस जजमेंट के अंदर कि किसी को अरेस्ट किया जा सकता है, ये इस बात का निर्णायक वर्जन नहीं बनता कि उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। Only an arrest can be made. Only an arrest can be made. This should not give rise to a conclusion by the arresting officer that arrest must be made. कुछ ऐसी वजह होनी चाहिए कि कुछ ऐसा हीनियस क्राइम हो, या वो कुछ एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, या उसके बाहर रहने से इन्वेस्टिगेशन में कुछ बुरा प्रभाव आएगा, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। कुछ ऐसी वजह होनी चाहिए तभी अरेस्ट की जानी चाहिए, क्योंकि अरेस्ट करने से किसी व्यक्ति के ऊपर इनकैलकुलेबल लॉस होता है, ऐसा लॉस होता है जिसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो सिर्फ वो अरेस्ट हो सकती है से ये जरूरी नहीं कि उसकी अरेस्ट होनी ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सिद्धार्थ वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ने। और जैसा कि आपको शायद मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट हमारे आर्टिकल 141 के द्वारा सारे हाई कोर्ट्स पर, सारे लोअर कोर्ट्स पर बाइंडिंग होते हैं। और जब ये हाई कोर्ट्स वगैरह पर बाइंडिंग है तो नीचे ट्रिब्यूनल, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज पर भी ये बाइंडिंग होते हैं। तो बोर्ड ने उस जजमेंट को कॉग्निजेंस लेते हुए, उसका ध्यान रखते हुए, उसको कंसिडरेशन में लेते हुए ये जरूरी समझा कि अरेस्ट और बेल से रिलेटेड गाइडलाइंस जारी की जाए। तो बोर्ड ने ये कहा कि जो अरेस्ट हमारी होती है वो अगर ऑफेंस हो सेक्शन 132 से रिलेटेड तभी अरेस्ट हो सकती है, अगर वो ऑफेंस जो है वो 5 करोड़ रुपए से अधिक का हो। जो टैक्स इम्पैक्ट है दैट शुड बी मोर देन 5 CR। और जो अरेस्ट हो सकती है उसका जो सेक्शन है वो सेक्शन 69 है। सो सेक्शन 69 रेड विद सेक्शन 132 गिव्स राइज टू अरेस्ट एज वेल एज it specifies the offenses for which an arrest can be made. If offense the amount involved of offense is more than 5 CR, then it is a cognizable offense and non-bailable, and if it is less than 5 CR, then it is non-cognizable and bailable. तो बोर्ड ने जिन बातों को मद्देनजर रखते हुए ये गाइडलाइन जारी की गई, वो की गई कि किसी की पर्सनल लिबर्टी से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, और जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है वो इस बात से संबंध रखता हो कि कहीं ना कहीं ये नुकसान हुआ है और उसको इस बारे में पहले से पता था, वो इन्वॉल्व था कहीं ना कहीं इस क्राइम के अंदर, इस ऑफेंस के अंदर, तभी अरेस्ट किया जाना चाहिए। अगर
अरेस्ट नेसेसरी है इन्वेस्टिगेशन के लिए तभी अरेस्ट किया जाना चाहिए। अगर उसके ना अरेस्ट करने से इन्वेस्टिगेशन के ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा तभी उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए। यदि उसको अरेस्ट बिना किए भी इन्वेस्टिगेशन आप सुचारू ढंग से चला सकते हैं तो अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, चाहे उसका ऑफेंस जो है वो 5 CR से ज्यादा हो। बिकॉज जो अर्लियर मैंने बात कही कि सिर्फ अरेस्ट की जा सकती है, ये निर्णायक आधार नहीं होना चाहिए कि अरेस्ट करना ही करना है। और जहां पर जिस व्यक्ति को हम अरेस्ट कर रहे हैं, क्या वो मास्टरमाइंड था ITC पास करने के लिए? यदि यस तो अरेस्ट किया जा सकता है, और यदि उसको अरेस्ट नहीं किया जाता तो वो एविडेंस के ऊपर या नेगेटिव प्रभाव देगा या किसी व्यक्तियों को बरगला सकता है बाद में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से, या अगर उसको अरेस्ट नहीं किया जाता आज के दिन तो कल के दिन उसको अरेस्ट करना, उसकी प्रेजेंस को इंश्योर करना पॉसिबल नहीं है। तो यदि इनमें से कोई भी रीजन यस होगा तभी अरेस्ट की जा सकती है, अदरवाइज चाहे उसका ऑफेंस 5 CR से ज्यादा हो, unless one of these given condition is satisfied, arrest must not be made while taking care of that judgment, Siddharth versus the state of Uttar Pradesh, which was decided by Supreme Court dated 16th of August 2021 via criminal appeal number 838 of 2021। आगे प्रोसीजर के बारे में भी लिखा हुआ है कि अरेस्ट जो है ऑफ कोर्स इसमें रीजंस टू बिलीव होने चाहिए, और वो रीजंस टू बिलीव कमिश्नर या कमिश्नर रैंक से अबव कमिश्नर के होने चाहिए, नॉट लेस देन दिस, बिकॉज अरेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट मेक्स एन इम्पैक्ट ओवर द पर्सन हु इज बीइंग अरेस्टेड। सो रीजंस टू बिलीव होने चाहिए, और ये रीजंस टू बिलीव होने चाहिए, रीजंस टू सस्पिशन नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एम्बिगिटी नहीं होना चाहिए, एम्पली क्लियर होना चाहिए कि ऐसे रीजंस एग्जिस्ट करते हैं, कोई डाउट कोई सस्पिशन बीच में नहीं होना चाहिए। अगर ये रीजंस टू बिलीव है कमिश्नर के तो ऑफ कोर्स ही विल राइट दोज रीजंस एंड ही विल ऑथराइज एन ऑफिसर ऑफ सेंट्रल टैक्स कि वो उस व्यक्ति को जाकर अरेस्ट कर सकता है। अरेस्ट जब किसी व्यक्ति को किया जाना है तो अरेस्ट मेमो का फॉर्मेट क्या होगा वो सर्कुलर नंबर 128 में बताया गया है। सर्कुलर नंबर 128 जारी किया गया था 23 दिसंबर 2019 को, और जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एक्सप्लेन किया जाना जरूरी है कि उसको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, और जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है उसके द्वारा नॉमिनेटेड व्यक्ति या उसके कोई अथराइज्ड पर्सन को इन्फॉर्म किया जाना जरूरी है कि इस व्यक्ति को हम अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं, और इसका बाकायदा जिक्र होना चाहिए अरेस्ट मेमो के अंदर। और यदि एक केस में मोर देन 1 अरेस्ट हो रही है, यदि 5 अरेस्ट हो रही है फॉर एग्जांपल, तो 5 अरेस्ट मेमोज होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक सिंगल अरेस्ट मेमो पर ही पांचों लोगों को अरेस्ट कर सकते हैं, हर एक का सिंगल अरेस्ट मेमो होना चाहिए। ऑफ कोर्स उनका नाम लिखना होता है, उनका अथराइज्ड पर्सन, उनका नॉमिनेटेड पर्सन, तो हर अरेस्टेड पर्सन का अथराइज्ड नॉमिनेटेड पर्सन उसका नाम वगैरह सब डिफरेंट होगा। सो फॉर एवरी person who is about to be arrested, separate arrest memo should be there, which should have the proper format as prescribed under circular 128, which was issued on 23rd December 2019। और यदि किसी वुमन को अरेस्ट किया जा रहा है तो वुमन अफसर का होना जरूरी है, और जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसको मेडिकल ऑफिसर के द्वारा उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाना जरूरी है। यदि मेडिकल ऑफिसर नहीं है तो किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा भी ये मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जा सकता है। और जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया उसकी रीजनेबली हेल्थ की केयर ली जानी जरूरी है, और एट द सेम टाइम जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए तो मिनिमम फोर्स का प्रयोग किया जाए, और मिनिमम इस इशू को पब्लिसाइज किया जाए, क्योंकि इससे उस व्यक्ति की गुडविल के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया और किसी ऐसे ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया गया जो कि बेलेबल ऑफेंस है, तो बेल बॉन्ड के ऊपर उसको बेल दी जा सकती है। बेल का अमाउंट डायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए कि उसका ऑफेंस का अमाउंट कितना है और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। इन दोनों बातों को ध्यान रखते हुए डिसाइड होना चाहिए कि श्योरिटी और बेल का अमाउंट कितना रह जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया नॉन वेलेबल ऑफेंस के लिए, या उसने बेल की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो उसको मैजिस्ट्रेट के अंदर 24 घंटे के अंदर पेश किया जाना जरूरी है। ये हमारे संविधान में ऑलरेडी लिखा हुआ है, यही वहीं से बातें उठकर
इस गाइडलाइन में या जीएसटी एक्ट में अप्लाई की गई हैं। और यदि रात में आपको इस अरेस्टेड पर्सन को रखना है तो आप चालान के ऊपर इस पर्सन को पुलिस की कस्टडी में भी सौंप सकते हैं, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के अंदर जहां पर इस व्यक्ति को रखा जा सकता है। और अब यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, पहले वो पुलिस कस्टडी में रहा, फिर वो जुडिशियल कस्टडी में रहा, तो जरूरी है कि उसके खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट हो वो जल्द से जल्द फाइल की जाए। तो इस गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि इट शुड बी इंश्योर्ड दैट प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट शुड बी फाइल्ड विद इन 60 डेज ऑफ हिज अरेस्ट। केस को बहुत ज्यादा लिंगर ऑन नहीं करना चाहिए। और साथ के साथ इसी गाइडलाइंस में 2 अनेक्सर है, अनेक्सर 1 और अनेक्सर 2, जिसके अंदर मंथली रिपोर्ट डीजीजीआई वगैरह को भेजी जानी जरूरी है, जो भी फॉर्मेट अनेक्सर 1 और अनेक्सर 2 के अंदर प्रेस्क्राइब है। पर इस पूरी गाइडलाइंस में जो सबसे ज्यादा जरूरी बात मैं समझता हूँ वो मैं ये समझता हूँ कि किसी व्यक्ति का ऑफेंस चाहे 5 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया, ये जरूरी नहीं है कि उस बात के ऊपर उसको अरेस्ट करना जरूरी ही है। दिस इज नॉट नेसेसरी अनलेस वन ऑफ दोस 5 कंडीशन और 6 कंडीशन इज सेटिस्फाइड कि वो एविडेंस को इन्फ्लुएंस करेगा या बाद में उसका पेश किया जाना मुश्किल है, या वो मास्टरमाइंड था, उसने आईटीसी को फ्रॉडुलेंटली पास अपॉन किया है। यदि कोई ऐसा कारण है तभी उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए। और यदि सपोज कीजिए कोई मामला ऐसा है जहां पर वो फुल्ली कोऑपरेट कर रहा है या मामला किसी इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ से रिलेटेड है, तो ऐसे केस में अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये जो गाइडलाइन जो मैंने आपसे डिस्कस की है अरेस्ट और बेल की, जो कि बोर्ड के द्वारा जारी की गई है 17 अगस्त 2022 को, नोटिफिकेशन नंबर इंस्ट्रक्शन नंबर है 2/2022-23, ये आपके बिजनेस एंडेवर्स के लिए और आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए काफी यूजफुल साबित होंगे। इंस्ट्रक्शन रिलेटिंग टू समन्स को डिस्कस करने के लिए बोर्ड ने एक इशू को एग्जामिन किया और उससे संबंधित इंस्ट्रक्शन जारी करी जीएसटी के अफसरों को, और वो इंस्ट्रक्शन जारी की गई सम्मन से संबंधित मामलों के लिए। ये जो इंस्ट्रक्शन जारी की गई है, ये जो इसका जो नंबर है वो है 3/2022-23 और ये इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं 17 अगस्त 2022 को। बोर्ड ने पाया कि समन को बहुत ही रूटीन मैनर में जारी किया जाता है, इशू किया जा रहा है। समन देकर पर्सन को, टैक्सेबल पर्सन को या रजिस्टर्ड पर्सन को बुला लिया जाता है और ये काफी रूटीन मैनर में हो रहा है। और जो डॉक्यूमेंट्स उनसे या जो एविडेंस उनसे मांगे जा रहे हैं वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स या ऐसी इंफॉर्मेशन भी है जो कि जीएसटीआर 1 या 3B की बात करता है, जो कि डाटा इजीली ऑनलाइन अवेलेबल है। तो जहां पर डाटा इजीली ऑनलाइन अवेलेबल है वहां पर समन जारी नहीं किए जाने चाहिए। बोर्ड ने इस बात को समझा। बोर्ड ने एक सेक्शन 70 का हवाला देते हुए कहा, सेक्शन 70 समन से संबंधित है सीजीएसटी एक्ट का, कि ये प्रॉपर ऑफिसर को पावर देता है कि वो समन इशू कर सकता है एनी पर्सन को वेयर प्रॉपर ऑफिसर कंसीडर्स द अटेंडेंस नेसेसरी। जहां पर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि किसी की अटेंडेंस नेसेसरी है वहां पर वो समन देकर बुला सकता है। और समन को देने का पर्पस क्या है? इसका पर्पस यह है कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाए, गेट किया जाए, ऑब्टेन किया जाए, जो कि इस बात को पता लगाने में मदद कर सके कि कहीं इवेजन ऑफ टैक्स तो नहीं हो रहा। बट एट द सेम टाइम बोर्ड ने ये चाहा है कि इस पावर को, समन देकर बुलाए जाने की पावर को जुडिशियसली अप्लाई किया जाए और बहुत ही रूटीन या कैजुअल मैनर में ना किया जाए। और उन्होंने ऑफिसर्स को एक एडवाइस दी है कि जहां पर आप लेटर फॉर रिक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन देकर अपने डाटा को मंगवा सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को मंगा सकते हैं, वहां पर सम्मन जारी ना किया जाए। आप लेटर फॉर रिक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन के थ्रू भी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर एक प्रश्न जो अराइज होता है, जो उत्पन्न होता है, वो ये है कि जो लेटर फॉर रिक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन जिसके बारे में इस इंस्ट्रक्शन में लिखा गया है कि सम्मन की बजाय आप लेटर फॉर रिक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन भी जारी कर सकते हैं, इसका फॉर्मेट क्या होगा, ये किस सेक्शन में जारी की जाएगी, इसका फॉर्मेट क्या होगा और इसका लीगल इफेक्ट या बाइंडिंग पर्सन के ऊपर, रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर या टैक्सेबल पर्सन के ऊपर क्या रहने वाला है, जो कि इस इंस्ट्रक्शन के अंदर कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया गया। जबकि सेक्शन 70 का जो समन है दैट इज फुल्ली सपोर्टेड बाय द लॉ इटसेल्फ, बट वेयर एज
इंस्ट्रक्शन इज टॉकिंग अबाउट लेटर फॉर रिक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये किस सेक्शन से संबंधित होगी, इसका फॉर्मेट क्या होगा, इसकी लीगल बाइंडिंग कितनी होगी, उसके बारे में इंस्ट्रक्शन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ, तो उम्मीद है इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन फ्यूचर में आएगी। आगे बात की गई है कि क्या प्रोसीजर ऑप्ट किया जाना चाहिए समन को जारी करते हुए। पहली जो बात है, जनरली जो समन जारी किया जाता है, ये जारी किया जाता है सुपरिंटेंडेंट या सुपरिंटेंडेंट से हायर रैंक के अफसरों के द्वारा। सुपरिंटेंडेंट को अभी भी ये पावर उनकी बरकरार है क्योंकि वो प्रॉपर ऑफिसर होते हैं, बट ये लिखा गया है कि सुपरिंटेंडेंट सम्मन जारी करने से पहले डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर की परमिशन ले। और जहां पर अगर डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर की अप्रूवल या परमिशन राइटिंग में नहीं ली जा सकती, वहां पर सुपरिंटेंडेंट ओरल भी ये परमिशन ले सकता है, बट एज सुन एज पॉसिबल दे विल ब्रिंग द सेम इनटू द राइटिंग लेटर। और जब ये समन देंगे, जिस व्यक्ति को ये बुला रहे हैं, वो समन पर पेश हुआ या नहीं हुआ, इस बात को फाइल के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। और जब समन जारी किया जाता है तो ये लिखा जाता है कि किसके अगेंस्ट में इंक्वायरी चल रही है। यदि सपोज कीजिए इंक्वायरी मिस्टर ए के अगेंस्ट चल रही है, तो डिपार्टमेंट के पास, प्रॉपर ऑफिसर के पास ये पावर है, यदि ए के खिलाफ कोई इंक्वायरी चल रही है तो वो बी सी डी किसी को भी समन देकर बुला सकते हैं जो कि ए से संबंधित हो सकता है। तो ये बात भी समन के अंदर लिखी जानी जरूरी है कि ऑफेंडर कौन है, अपराधी कौन है, किसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। और ये लिखने की तब जरूरत नहीं है अगर ऐसा लिखने से इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कोई एडवर्स प्रभाव पड़ता है, कोई बुरा प्रभाव पड़ता है, तब ऑफेंडर के बारे में यदि नहीं भी लिखेंगे तो दैट इज ओके। अदरवाइज समन शुड समन में ऑफेंडर का नाम भी लिखा जाना चाहिए। और वैसी इंफॉर्मेशन नहीं मांगी जानी चाहिए जो कि इजीली अवेलेबल है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा, समन के अंदर कभी कभी जीएसटीआर 1, 3B ऐसे डाटा को भी मांग लिया जाता है जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल होती है। तो समन शुड रिमूव दीज काइंड ऑफ थिंग्स कि जहां पर वो जीएसटीआर 1 या 3B की डिमांड करें जिस पर्सन को समन जारी किया जाए। एट द सेम टाइम जो मैंने अपने कैरियर में देखा है, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस में देखा है कि जब कभी समन जारी किया जाता है तो डाटा को काफी वेग तरीके से मांग लिया जाता है कि पिछले 5 साल की सारी किताबें ले आओ, सारे लेजर ले आओ, ऐसे करके एक सिंगल वर्ड में बात को लिख दिया जाता है, जबकि मेरे हिसाब से वो कभी भी प्रॉपर नहीं है। मैटर से संबंधित ही चीजों को मांगा जाना चाहिए क्योंकि डाटा उतना ही चाहिए जो एविडेंस के रूप में यूज किया जाए, rather than की collecting all the data, all the ledgers and all the 5 years. It doesn't make any sense in my humble views. At the same time, one more thing which has been prescribed in the instruction कि on the first instance itself, मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO, CFO, बड़े अफसरों को जो कि कंपनी के होते हैं उनको नहीं बुलाया जाना चाहिए क्योंकि जनरली सारी इंफॉर्मेशन अकाउंट अफसर के पास होती है। तो रेदर देन की कॉलिंग अपॉन द सीनियर मोस्ट ऑफिसर फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, उनको फर्स्ट समन में नहीं बुलाया जाना चाहिए अनलेस कोई ऐसी इंडिकेशन हो जो उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट को साबित करता है। तो अनलेस प्रॉपर ऑफिसर हैज एनी रीजन टू बिलीव दैट देयर इज डायरेक्ट इंडिकेशन ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ MD, CEO or CFO, they should not be called upon the summon in the first instance. And one more thing which has been mentioned in this instruction, which is nothing but एक बात को ही दोबारा से बताया गया, वो बात ये है कि सर्कुलर नंबर 122 का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो जब समन जारी हो बीच में दिन का मेंशन किया जाना जरूरी है, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। और समन का फॉर्मेट सर्कुलर नंबर 128 में दिया गया है, तो समन जो जारी किया जाए वो उसी फॉर्मेट में किया जाए जो सर्कुलर नंबर 128 जो कि 23 दिसंबर 2019 को इशू किया गया था, उसी फॉर्मेट के अंदर इशू किया जाना चाहिए। और समन को सबके द्वारा अटेंड किया जाना कंपलसरी है। एक्सेप्शन दी गई है सिर्फ उन वीमेन को जो अपने रिलीजन के कारण या अपने ऐसे रिलीजियस सेंटिमेंट्स के कारण पब्लिक में अपीयर नहीं होती, सिर्फ उनके लिए एक्सेप्शन है। अदरवाइज बाकी सबको समन में पेश होना जरूरी है। और जब समन पर किसी व्यक्ति को बुलाया जाए तो जिस अफसर ने समन जारी किया है उसका वहां पर प्रेजेंट होना जरूरी है, अनलेस वो ऐसा एस्टेब्लिश कर सके कि उसके ना रहने की जरूरत नहीं थी या ऐसा रीजन एग्जिस्ट करते हैं जिसकी वजह से वो वहां पर प्रेजेंट
नहीं रह सकता। यहाँ पर मैं एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की अपनी और बात बताऊंगा कि समन से किसी भी व्यक्ति को घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ एविडेंस, जस्ट यू हैव टू प्रोवाइड दैट एंड यू हैव टू स्पीक द ट्रूथ। और जिस प्रश्न का आपको आंसर ना पता हो, आप सिंपली कह सकते हैं आई डोंट नो। लीगल क्वेश्चन यू आर नॉट सपोज्ड टू आंसर बिकॉज यू कैन नॉट कैरी your chartered accountant or your advocate or cost accountant into the conversation. Someone generally you have to attend personally, in person. तो अगर कोई legal question पूछते हैं, then of course an officer is not supposed to know the law. So legal questions you may avoid by saying that I don't know the answer to this question. And wherever facts are generally asked, जिसकी आपको information है, आप वो provide कीजिए। और किसी भी प्रकार से समन से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, जो जनरली हम अपने आम जिंदगी के अंदर देखते हैं कि जब किसी को समन आता है तो वो घबरा जाता है। और लास्ट बात यह है कि यदि कोई समन पर पेश नहीं होता, रिपीटेड समन जारी किए जाने के बाद, मिनिमम 3 समन जारी किए जाने के बाद, जो कि एक रीजन्ड इंटरवल के बाद जारी किए गए हैं, तब प्रॉपर ऑफिसर इस बात की इंफॉर्मेशन को जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट को भी इन्फॉर्म कर सकता है, क्योंकि समन से संबंधित जो भी प्रोसीडिंग है इसको हम जुडिशियल प्रोसीडिंग की तरह ही मानते हैं। These have been treated at par with equating to judicial proceeding. This is what the all instruction number 3/2022-2023, which was issued dated 17th of August 2022, was all about. मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये नॉलेज समन से संबंधित आपके बिजनेस एंडेवर्स के लिए, आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए काफी यूजफुल साबित होगी। धन्यवाद।